हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में पूरा आपके पास रहने वाला है 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट समझ लीजिए या मॉडल टेस्ट समझ लीजिए, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए मैंने ये डाला है ऐप के ऊपर। क्वालिटी लर्न पॉइंट की जो ऐप है उसके ऊपर मैंने ये आपके लिए ओपन रखा है और अभी मैं आपके साथ पूरा ये लेकर आने वाला हूँ। पूरे इसके आंसर हम देख लेंगे कि क्या आपके पास है। इसको आप एज ए मॉक टेस्ट आप लगाना और बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है। तो स्पेशली आपके पास टीजीटी आर्ट्स एचपी टेट वालों के लिए रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर क्या है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए। ऑप्शन आपके पास है 1 अप्रैल, 1 फेब आपके पास हो गया, 15 आपके पास जनवरी और 8 अक्टूबर। तो इसमें से क्या आपके पास होगा? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी दिए गए हैं। ऑप्शन लगा दीजिए। जिन्होंने सही करना था कर लिया। थल सेना दिवस आपके जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके पास 15 जनवरी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन रहा था? जिसने जो है बैंक नोट जारी किए थे प्रथम देश इनमें से कौन रहा? स्वीडन, चीन, ब्रिटेन या फिर नॉर्वे। ऑप्शन आपके पास दिए गए। लगभग आपके 2 से 3 सेकंड आपको दिए जाएंगे और आप साथ में नोटबुक और पेन लेकर चलना, ताकि आपको यहाँ पे इवेल्युएट आप खुद को कर पाओ कि 150 में से अगर यहाँ पे आप 90 क्वेश्चन इसमें सही कर जाते हो तो एचपी टेट होने की संभावना है आपकी लगभग कह सकते हैं कि 100% आपके श्योर है कि हो जाएगा। ठीक है, तो 90 आपने यहाँ पे सही करने हैं। 150 का ये पूरा आपके पास मॉक टेस्ट है। इंक्लूड एचपी जीके, इंक्लूड एसएसटी सेक्शन, इंक्लूड जीके सेक्शन, इंक्लूड आपके पास इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में बात करेंगे बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश इसमें से कौन सा रहा था? आपके पास सही यहाँ पे हो जाना था स्वीडन। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट था। अगला प्रश्न देख लीजिए। पिछली बार कुछ स्टूडेंट की आपकी डिमांड थी कि आपके पास विजिबिलिटी थोड़ी कम रहती है या थोड़ा सा ज़्यादा जूम नहीं हो सकती, तो इस बार थोड़ा मैंने और बोल्ड यहाँ पे कर दिया है। तो भारत में दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन आपके पास है 1959, 1975, 1955 या फिर 1982। भारत में दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। आपका समय यहाँ पे समाप्त होता है, तो आपके पास 1959 को ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके सही था। अगर याद रखना होगा तो 15 सितंबर 1959 और दिल्ली में आपके पास ये देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट जिसने भी लगाया बिल्कुल आपके पास ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा भारतीय प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रहे थे? ऑप्शन आपके पास रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खान, रविंद्रनाथ टैगोर, सीडी देशमुख। ऑप्शन 4 तो आपके मैंने मेंशन ही नहीं किया है, तो इसमें से आपके पास एक सही है। ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, रविंद्रनाथ टैगोर, सीडी देशमुख। भारतीय प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रहे थे? समय आपका हो चुका है समाप्त। अगर आप में से लगाया है आपने सीडी देशमुख तो बिल्कुल निसंदेह आपका ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? तो वो आपने बताना है। खड़गवासला, दिल्ली, देहरादून, जबलपुर। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास रहेगा खड़गवासला, दिल्ली, देहरादून, जबलपुर। नेशनल डिफेंस कॉलेज आपके कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन अगर आप देखिए तो यहाँ पे बी यहाँ पे राइट हो जाना था। थोड़ा कम समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 150 तक आपके पास लगभग 1 घंटे से ऊपर आपका हो जाएगा समय। तो इतना समय आपको भी पता है मैनेज करना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम हाउसवाइफ आपके मुझे पता है कि इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जो कि अपने घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। तो सभी की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में इसको हम कर लेंगे। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। 1958, 1962, 1948, 1969। क्या होगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपका है 1958 तो बिल्कुल आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। आपके पास भारत ने किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है? इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड किया जाएगा जितना पॉसिबल होगा। हालांकि ये लेवल बहुत हाई है, अगर इसमें आप 90 कर लोगे तो फिर आपको चिंता की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लेवल इसमें टफ रहेगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट यहाँ पे है रूस के साथ। अगर आपने रूस किया था तो बिल्कुल आपके पास ठीक है। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है?
यूक्रेन चर्चा में रहा। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध आपके पास कंटिन्यू चल रहा है, इतने लंबे समय से ये युद्ध आपके पास है, तो फिर आपके पास ये आपकी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी राजधानी आपने बतानी है, लीमा, ओटावा, किंगस्टन और क्यू, क्योंकि न्यूज़ में आपने देखा था तो आपके पास न्यूज़ में क्यू के बारे में ज़्यादातर बात देखने को मिली, तो ऑप्शन जो डी था क्यू यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके पास दिया है, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो कब इसकी स्थापना हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। कितने इसमें सदस्य हैं और कितने इसमें जो है स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो इसमें से कौन सा अंग नहीं है? महासभा भी अंग है, सचिवालय भी अंग है और सुरक्षा परिषद भी आपके पास अंग है, तो तीनों ये अंग है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आ जाना था। क्वेश्चन नंबर 10, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय भी आपके पूछ लिए जाते हैं, जो कि जीके सेक्शन वाला आपके देखने को मिलता है। सार्क जो आपके पास देशों का संगठन है, कितने देशों का है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल बात की जाए तो यहाँ पे मुख्यालय आपके कहाँ देखने को मिलता है, तो अगर आपने लगा है काठमांडू तो बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके देख लेते हैं क्या है आपके पास। भारत रमन पुरस्कार जो आपके पास है सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कब आपके शुरू किया गया था? यानी कि भारत में भारत रत्न पुरस्कार, माफ कीजिएगा रमन पुरस्कार नहीं है, ये रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार जो है जो सरकार द्वारा दिया जाता है, इसे कब आपके शुरू किया गया था? एक्चुअल में टाइप किसी और से करवाया है तो इसकी कुछ सेंस नहीं बन रही क्वेश्चन की, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसमें मुद्दा समझ गए हैं कि भारत रत्न पुरस्कार जो है कब ये भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन आपके पास है 1954, 1965, 1955 या फिर 1961। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आप देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया इसमें सही आपके पास 1951, ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास प्रथम ओलंपिक कहाँ खेले या फिर कहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, पहली बार कहाँ खेले गए थे या कहाँ हुए थे? पेरिस है, बर्लिन है, एथेंस है, स्टॉकहोम है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें अगर आपको एथेंस आपने लगाया है तो बिल्कुल आपके पास ठीक रहेगा, ऑप्शन सी। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, कोई एक शब्द है किसी खेल से संबंधित है तो किस खेल से वो शब्द संबंधित है, ऐसे संभावना रहती है एचपीटेट के अंदर। तो फिलहाल हम बात करेंगे, आपने प्रश्न देख लिया, ऑप्शन भी आपने देख लिए होंगे। तो पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी आपके रहती है? ऑप्शन आपके पास थे 2, 4, 5 और 8। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास हो जाना था 4, तो आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे 13 का सही था। आगे चलेंगे, आपके पास उबेर कप किस खेल से संबंधित है? अब देखिए कप भी आपके पूछे जाते हैं कि कौन सी ट्रॉफी जो है किससे रिलेटेड आपके पास है। तो उबेर कप अगर मैं बात करूं टेनिस से है, फुटबॉल से, बैडमिंटन या हॉकी, किससे आपके ये संबंधित है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आप बैडमिंटन सोच रहे हो या लगा लिया है आपने तो निस्संदेह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, एक बाइट कितने बिट का होता है? ये जीके वाले सेक्शन के अंदर ऐसे प्रश्न बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न बन जाता है कंप्यूटर का और साइंस का, ज़्यादा आपकी संभावना नहीं रहती है एचपीटेट में, स्पेशली टीजीटी आर्ट्स की मैं बात करूं। बाकी जो है अदर्स को तो आपके ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, साइंस सेक्शन को ज़्यादा पूछे जा सकते हैं साइंस वालों को, तो लेकिन टीजीटी आर्ट्स और जेबीटी के अंदर ये कम देखने को मिलता है रेशा, लेकिन तब भी आपका इंक्लूड किया गया है। एक बाइट कितने बिट का होता है? 4, 8, 16 और 24। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप सोच रहे हो 8 तो निस्संदेह आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? कौन सा मंदिर कहाँ पे? ये वाले प्रश्न भी संभावना रहती है, थोड़ा सा अलग ये पैटर्न बनाने की कोशिश की, कुछ न्यू लेकर आने की, क्योंकि ऐसी संभावना है कि कुछ आपके पास 10 से 20% जो है वो सिलेबस अपडेट भी होता रहता है और चेंज भी होता रहता है, तो आपने इस हिसाब से जाना है ताकि आपको जो है यहाँ पे अगर चेंज भी हो जाता है तो आप थोड़े से प्रिपेयर है। अभी आपके पास समय है, लगभग 20 डेज आपके पास हैं, 20 से 25 डेज और इनफ आपके पास ये समय रहता है। अभी भी समझ जाइए, बहुत चीज़ें आपने कर दी है तो कुछ चीज़ें छूट गई है, जैसे मंदिर वगैरह देखनी होगी, राजधानियाँ देखनी होगी, इसके अलावा किसी देश की संसद देखनी होगी, मुद्राएं आपने देखनी होगी, तो वो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया समझ लीजिए और यहाँ से आप एक बार एक टॉपिक आप बना के चलिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है, इतना फेमस मंदिर है, इतना फेमस टेम्पल है आपके पास, जो कि कर्नाटका में देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाना था।
सूर्य देवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य देवता का जो है वर्णन जो है किस मंडल में आपके पास देखने को मिलेगा। दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, नौवां या फिर सातवां? ऑप्शन आपके पास दिए क्या हैं तो आपकी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आपके पास क्या रहेगा? यहाँ पे तीसरे मंडल के अंदर जो है सूर्य देवता को जो है वर्णित कह लीजिए, या फिर सूर्य देवता का जो वर्णित है, हालांकि जो सावित्री है उसको समर्पित ही आपके पास देखने को मिलता है तीसरा मंडल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाना था 17 का। आगे चलेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सूर्य सिद्धांत सभी को पता होगा, सूर्य सिद्धांत से संबंधित आपकी इसमें से कौन रहे? क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें, वराहमिहिर आपके पास है। इसके अलावा अगर बात की जाए आर्यभट्ट की, वात्स्ययन और राजशेखर, तो इसमें अगर आपको आर्यभट्ट लग रहा है तो आपका निस्संदेह एक नंबर यहाँ पे 100% आपका डेफिनेट पक्का है। यहाँ से ऐसे प्रश्न तो सिंपल से रहते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत बार प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। फायान आपके पास किसके शासनकाल में? चीनी यात्री, कौन कौन से चीनी यात्री थे? कौन से जो है आपके पास यूनान से आए थे? कौन से आपके पास यहाँ पे फारसी थे? ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फायान जो है किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन आपके पास 19 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन था? कनिष्क के कौन था? पता आपको होना चाहिए। फायान की एक बुक है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट को कि जिनके पास नोट्स ऑलरेडी है उनको लग रहा होगा कि अगर नोट्स पढ़ लिए होते तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम हो जाने थे आपके पास। कलिंग के जो है चेदी शासक खारवेल की घटनाओं का वर्णन जो है किस अभिलेख में देखने को मिलता है? ये थोड़ा सा आपके पास टफ रहेगा आपके हिसाब से। अगर बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 के अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो भित्री स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, हाथी गुफा लेख और नासिक लेख, तो किसमें देखने को मिलता है कलिंग के चेदी शासक खारवेल की घटनाओं का उल्लेख? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ सिलेबस रह सकते हैं। इसका जो राइट आपके पास है हाथी गुफा अभिलेख के अंदर यहाँ पे इसका वर्णन देखने को मिलता है। आगे चलेंगे आपके पास हड़प्पा का जो है विस्तार उत्तर भारत में किस नदी तक देखने को मिलता है? तो किस नदी तक देखने को मिलेगा? झेलम, सिंधु, रावी और चिनाब, सभी को पता होगा। 21 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है उत्तर की बात की गई है कि उत्तर में आपके पास जो है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है किस नदी तक देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन अगर आप डी देखिए चिनाब, बिल्कुल आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा 21 का डी। जैन धर्म के प्राचीन साहित्य की संख्या कितनी थी? तो जैन धर्म के जो प्राचीन साहित्य है उनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो 22 की अगर मैं बात करूं ऑप्शन देखिए 7, 12, 14 और आपके पास 21, और इसमें से जो आपके पास स्टूडेंट है मैक्सिमम को पता होगा कि जैन धर्म के जो प्राचीन साहित्य है उनकी संख्या आपके पास कितनी है? तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे 22 का सी देखिए जो कि यहाँ पे 14, बिल्कुल आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 की अगर मैं बात करूं तो देवभूति किस वंश के शासक रहे थे? तो देवभूति के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन आप देख लीजिए, कुषाण, शुंग, सातवाहन, पल्लव। देवभूति से बन जाता है प्रश्न, हालांकि ऐसे तो नहीं बनते लेकिन तब भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि वंश के बारे में भी एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस वंश में कौन संस्थापक थे, कौन कौन से मुख्य आपके पास शासक रहे उस करके। तो देवभूति की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 का बी है, शुंग वंश के आपके पास शासक रहे थे। मेहरौली में लोहा स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो मेहरौली के जो लोहा स्तंभ का निर्माण आपके अशोक, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इनमें से किसने आपके करवाया था? तो ये आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली में 736 बीसी में तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपने बताना दिल्ली में 736 बीसी की यह बात है, ईस्वी पूर्व की यह बात है कि तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? आनंदपाल, चंद्रदेव, गोपाल, सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन फर्स्ट जो है आनंदपाल, ये आपके पास सही हो जाएगा। इतने टफ नहीं रहेंगे, ये थोड़े से ज़्यादा ही आपके पास लेवल रहेगा हाई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसमें भी आप 90 लेकर आ जाओगे तो फिर बेहतर आपके लिए रहेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश कौन सा था? मंगोल, अफगान, तुर्क या फिर अरब। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास राइट हो जाएगा अरब। तभी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि
यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जस्ट आपका इतना लेवल नहीं जाने वाला, लेकिन ये लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो ऑप्शन डी अरब यहाँ पे सही था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो ऑप्शन आपके पास है महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो बख्तियार खिलजी की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 27 में कुतुबुद्दीन ऐबक आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, रोजगार ब्यूरो की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बलबन, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो रोजगार ब्यूरो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन अगर आप देखिए डी, फिरोज तुगलक द्वारा यहाँ पे रोजगार ब्यूरो की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, देवराव द्वितीय का संबंध किस वंश से था? तो देवराव द्वितीय क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन आप देख लीजिए, संगम, सालो, तुलु, अरविंदु। तो यहाँ पे 29 में अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो संगम वंश से इसका संबंध था। तो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाना था। थोड़े से टफ है हिस्ट्री के, तो इस करके आप थोड़ा डिसपॉइंटेड मत हो जाना, क्योंकि जो है इतना लेवल नहीं जाने वाला है। तो ये जस्ट आपको क्यूरियोसिटी बनाने के लिए, अगर आपकी ये वाला सेक्शन आपका रह गया है तो थोड़ा सा लेवल कितना ऊपर लेकर जाना है, तो ये आपके बस उसको समझाने के लिए है। बाकी इतना नहीं आपके पास हिस्ट्री में। हिस्ट्री से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं। रैदास के जो है गुरु का क्या नाम था? ये थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने डाला है कि थोड़ा सा आपके पास अपडेट हो जाएगा। बहुत बार वो चीज़ें आपकी चल रही थी, थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि रिपीटेड आपके हो रहा है, एक ही तरह का जो है कंटेंट आपको दिख रहा था, थोड़ा सा लेवल एक ही दिख रहा था, थोड़ा सा लेवल आपके अप रखने के लिए, और कुछ नहीं है। तो रैदास किसके गुरु थे? ये आपको पता होना चाहिए। कबीर, रामदास, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु। ये आपके पास जो भक्ति आंदोलन के व्यक्ति हैं ये सारे हैं। उत्तर भारत के कौन थे, दक्षिण के कौन थे, ऐसे प्रश्न भी बनने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं तो रामानंद जी के आपके पास रैदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद आपके पास था। ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? बहलोल लोदी, बैरम खां, दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए, सभी को आता भी होगा निस्संदेह, क्योंकि बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपके पास है। बाबर को जो है भारत में आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? बहलोल लोदी, बैरम खां, दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी। तो 31 की अगर मैं बात करूं तो दौलत खां लोदी जो पंजाब के गवर्नर आपके पास थे, इनके द्वारा आमंत्रित आपकी किया गया था। आगे आपके पास अगर आप देखिए तो यहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा सा जूम आउट इसको करना पड़ेगा तभी आपको दिख पाएगा। किस मुगल शासक ने अपनी जान बचाने के लिए निज़ाम नामक बिश्ती को एक दिन के लिए बादशाह बनाया था? बाबर, औरंगजेब, फारूक सियार या फिर हुमायूं। 32 ध्यान से देख लीजिए। किस मुगल शासक ने अपनी जान बचाने के लिए निज़ाम नामक बिश्ती को एक दिन के लिए बादशाह बनाया था? 32 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास बाबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास कौन सा मुगल शासक बिना वीणा बजाने में दक्ष था? ये वीणा आपके पास है कि वीणा बजाते हुए उसको जो है दिखाया गया है, तो कौन सा शासक था? औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां और जहांगीर। कौन आपके पास होगा? क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें जो आपके पास राइट होगा ऑप्शन फर्स्ट, औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। सरदेशमुखी कर किस राजा के द्वारा लिया जाता? तो सरदेशमुखी कर एक कर आपके पास होता था, टैक्स आपके वसूल किया जाता था। तो इसे कौन लेता था? शिवाजी लेते थे, अकबर लेते थे, रणजीत सिंह लेते थे, हर्षवर्धन लेते थे। 34 की अगर मैं बात करूं तो ये शिवाजी द्वारा लगाया गया एक कर था सरदेशमुखी, तो उस कारण मेरे मुंह से पहले शिवाजी आपके निकल गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक पुस्तकों से प्रश्न बन जाते हैं। गीत गोविंद किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है, ईश्वर नगर ने लिखी है, या फिर आपके पास जयदेव या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की आपके पास है। तो किसकी बुक है आपके पास? 35 की अगर मैं बात करूं तो जयदेव निस्संदेह आपकी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास लंपत मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? लंपत मूर्ख जहांदार शाह, या फिर आपके पास से मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम। तो आपके पास 36 की अगर मैं बात करूं, जहांदार शाह जो है इनको लंपत मूर्ख आपके पास कहा जाता था। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपके पास सही था। मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1781 में, 1782 में, 1784 में, या फिर आपके पास 1792 में। 37 की अगर मैं बात करूं तो 1784 यहाँ पे मंगलोर की संधि देखने को मिली। ऑप्शन सी राइट था। भारत में डच से पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी आई थी? तो पहले आपके पास कौन आया?
उसके बाद कौन आया, एक सीक्वेंस तो था, एक क्रॉनिकल ऑर्डर जो उनका था, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि पहले पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसी आए, कौन आए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि डच से पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी आई थी भारत, ये पूछा गया है। तो 38 की अगर मैं बात करूँ तो 38 का ऑप्शन जो बी है अंग्रेज आपके पास यहाँ पे सही रहेगा। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी, प्रथम जो व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ लगाई थी? ऑप्शन आपके पास है कालीकट, कोचिन, मसूलीपट्टनम, कहाँ पे आपके लगाई गई थी? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो डी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि माहे आपने सुना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपके है भी नहीं, तो उस करके नहीं बता रहा हूँ कि दक्षिण भारत में जो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी है वो कहाँ लगाई थी, तो ये मसूलीपट्टनम में लगाई थी, जो कि आपने सुना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन जो सी था राइट आपके पास है। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो प्लासी का युद्ध पहले कब हुआ, किन किन के बीच में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। बात की जाएगी यहाँ पे कि अंग्रेजों ने बंगाल का जो नवाब किसे बनाया था, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर या शुआदुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 40 का आपके पास सी मीर जाफर आपकी राइट हो जाएगा। किस अवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था? तो किस अवस्था के अंतर्गत, तो ये अवस्था नहीं था, एक्चुअल में ये बंदोबस्त था। किस व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसानों को भूमि का जो है स्वामी बना दिया गया था? स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी, माहलवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो 41 की अगर मैं बात करूँ तो 41 में जो बी है रियायतवाड़ी बंदोबस्त है, इसके अंतर्गत जो है किसानों को उनकी भूमि का जो है स्वामी आपके बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे रियायतवाड़ी व्यवस्था बिल्कुल आपके ठीक हो जाना था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कौन सा कमीशन आपके रहा? रेले कमीशन है, सैंडलर कमीशन है, हंडलर कमीशन है या फिर मेकाले कमेटी है? तो 42 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हंटर कमीशन जो आपके कब देखने को मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए। 82 की बात है, अब ये 1882 में आपके देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मन तो मेरा ऐसा करा कि आपको बहुत से इंपॉर्टेंट और फैक्ट बताकर चलूँ, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो फिर इधर उधर उलझ नहीं सकते, क्योंकि एक बार मैं अगर चला गया तो फिर मैं वापस नहीं आऊँगा, फिर उसमें रिलेट होते जाएंगे क्वेश्चन आगे से आगे, फिर समस्या आपके लिए रहेगी। तो कम से कम समय में 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे डायरेक्ट हम कर लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया सा लगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल तक आपके आ गई है। वॉइस ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? 43 वॉइस ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। 43 की अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1916 की बात है। किसने की है? डी के कर्वे, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या फिर केशव चंद्र सेन। 44 जल्दी से आपने इसको देख लीजिए कौन सा सही होगा, ए बी सी या फिर डी। 44 की मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी के कर्वे आपके पास राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, किस गवर्नर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? किस गवर्नर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? कैनिंग, लैंसडाउन, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग। अब गवर्नर है, कौन से गवर्नर है, अब कब इन्होंने रोक लगाई, एक तो ये पता होना चाहिए, और जब आपके पास ये पता आपको लग गया कि किस ईयर इन्होंने रोक लगाई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या ये उस समय बंगाल के गवर्नर थे, या फिर आपके पास बंगाल के गवर्नर जनरल थे, या फिर भारत के वायसरॉय थे। तो ये क्या थे? तीन प्रश्न अलग है। बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, या भारत के वायसरॉय थे, कौन आपके पास थे? ये आपको पता कैसे लगेगा? जब आप डिटेल में जाकर पढ़ोगे। तो यहाँ पे राइट की अगर मैं बात करूँ, सती प्रथा पर जो रोक लगाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन जो सी है विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन जो आपके पास है, रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, भगत सिंह या फिर रामप्रसाद बिस्मिल, इनमें से किसने आपके पास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की आपकी स्थापना की थी? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, और राइट जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापना की गई थी। गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, यह वाक्य किसका है? तो गलत साधन कभी भी सही उद्देश्य की ओर ले ही नहीं जाएंगे। बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, तो इनमें से किसका है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन जो डी है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमें जो है अगर सही उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो हमें जो साधन है वो भी साफ सुथरे चाहिए।
ऐसा नहीं है कि गलत साधनों के प्रयोग करके हम सही साध्य तक पहुंचे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। साध्य तक पहुंचने के लिए हमें जिन साधनों का प्रयोग करना है वो भी हमारे शुद्ध होने चाहिए। किस भारतीय ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले। 48 में ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन अगर आप देखिए बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बात की जाए आपकी गांधी जी की, गांधी जी एकमात्र जो आपके पास गोलमेज सम्मेलन था जो सेकंड था, सेकंड राउंड में कॉन्फ्रेंस, उसमें आपके हिस्सा लिया था कांग्रेस की ओर से। बाकी ना तो ये फर्स्ट में गए ना आपकी लास्ट में। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का अगर मैं बात करूं तो बदरुद्दीन तैयबजी आपके पास ऑप्शन बी है, ये निस्संदेह आपकी सही हो जाएगा। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किस नेता के द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। इनमें से क्या आपके पास होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का बी सही है, एम एन रॉय। उनके मन में ये पहली बार 1934 में विचार आया कि एक संविधान आपकी होना चाहिए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो 51 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन फर्स्ट जो है प्रांतीय समिति, स्टेट कमेटी जो है, इसके अध्यक्ष आपके रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन फर्स्ट आपके यहाँ पे सही हो जाना था। आगे चलेंगे आपके पास, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि अमेंडमेंट जो आपके पास आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, ये किसके माध्यम से आपके पास, किस देश के संविधान से ये प्रावधान एडॉप्ट आपके किया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर दक्षिण अफ्रीका। और सभी को पता होगा कि 52 का ऑप्शन जो डी है ये आपके पास राइट है। यहाँ पे बताना कि किस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान संशोधन देखने को मिलता है और ये किस भाग के अंतर्गत इसको रखा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 53 की बात की जाए, ऑप्शन जो फर्स्ट है बी आर अम्बेडकर आपके पास सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला आपके पास क्या है? भारतीय संविधान के जो किस अनुच्छेद के द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वेच्छा से ही समाप्त हो जाती है? तो अगर आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी चली जाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, आर्टिकल 7, 8, 9 और 10। ऑप्शन अगर आप देखिए 54 का जो सी है अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान आपके किया गया है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जो है, मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन आपके पास दिएंगे, ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर जो प्रतिबंध है 55 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन जो डी है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये प्रावधान देखने को मिलता है। 56 की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? 1 बार, 2 बार, 5 बार या आपके असीमित या आपके तय नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूं सीधा सीधा आपके पास सिंपल सा है कि असीमित है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 1 बार कोई बन सकता है, 2 बार भी बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है। अगर वो योग्यता रखता है और जीत लेता है तो बन सकता है। राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी, उस राज्य से संबंधित जो वहां का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन बी आपके पास सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल आपसे अगर पूछा जाए कितना होता है तो 58 ईयर, 60 ईयर, 62, 65। हाँ, ये एक फैक्ट है, उच्च न्यायालय का अलग होगा और सर्वोच्च न्यायालय का अलग। यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश आपके जल्दी होते हैं रिटायर जो बजाय कि आपके सुप्रीम कोर्ट की। तो 58 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी आपके पास जो है ये आपके देखने को मिलेगा। 62 ईयर में आपके पास ये रिटायर हो जाते हैं। आगे चलेंगे, आपके पास मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा? सिंपल सा प्रश्न है। 59 का सभी को पता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी आपके
देखने को मिलती है। जनहित याचिका के जनक कौन है? जनहित याचिका जो है आपके पास दायर की जाती है, इसके जनक आपके पास किसे माना जाता है? पीएन भगवती, यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण या फिर राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 60 का जो फर्स्ट है पीएन भगवती, यह जनहित याचिका के जनक आपके रहे थे। शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या फिर विशेषाधिकार सूची? तो पहले ये राज्य सूची में आपके होता था, लेकिन बाद में इसको जो समवर्ती सूची का आपके बना दिया गया। 1976 में 42 अमेंडमेंट था, तो ऑप्शन जो बी है समवर्ती सूची, क्वेश्चन नंबर 61 का, तो ये आपके पास सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 62, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी पता होगा, फ्रेड हॉल, जॉर्ज लेमन, हरमन बॉन्डी, एलन संदेश। तो बिग बैंग जो थ्योरी आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता ही है, जो विवर्तनी का सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी का ये टॉपिक आपके पास है। तो 62 की अगर मैं बात करूँ, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये आपके पास जॉर्ज लेमेत्र द्वारा आपके इस सिद्धांत को दिया गया था। बाकी अगर आप जो है हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करें तो फिर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 63, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? तो कोटोपैक्सी आपके पास कहाँ पे देखने को मिलेगा? इटली, अफ्रीका, चिली या इक्वेडोर। तो ज्वालामुखी कौन सा कहाँ है, उसका नाम कई बार पूछा जाता है। तो फेमस आपके पास कोटोपैक्सी एक है उसमें से, जो कि आपके पास इक्वेडोर में आपके देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी आपके पास राइट हो जाएगा। 64, मौसम संबंधी जो घटना है किस मंडल में देखने को मिलती हैं? तो आपको पता है वायुमंडल की जो 5 परतें आपके देखने को मिलती हैं, उसमें आपसे पूछा गया है कि जो मौसम संबंधी घटना है किस में देखने को मिलेगी? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत आपके क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल में ही आपके मौसम संबंधी सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही था। आगे चलेंगे, आपके पास भारत सबसे कम किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो निस्संदेह आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे कम जो सीमा बनाता है ये जो देखने को मिलती है अफगानिस्तान के साथ, जो कि पीओके में आपके पास अधिकतर वो क्षेत्र आपके पास चला गया है। तो यहाँ पे 65 का जो आपके पास राइट हो जाना है वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? अफगानिस्तान होगा। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66 का आपके पास ऑप्शन फर्स्ट जो है लिपुलेख आपके पास उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। 66 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आपके पास है। आगे चलेंगे 67 पे, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बता दीजिए। पैनगंगा आपने सुना होगा, और एक साथ में वेनगंगा भी है। तो वेनगंगा और पैनगंगा दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये जो नदी है ये दोनों किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके पास गोदावरी है, इसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन आपके जो सी था ये आपके पास यहाँ पे सही हो जाना था। आगे चलेंगे, धुआंधर जलप्रपात किस राज्य में है? धुआंधर जलप्रपात किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 68 की अगर मैं बात करूं, क्या ये आपके पास झारखंड में है या फिर आपके पास मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है, क्या है आपके पास? तो 68 के आपके पास ऑप्शन जो भी है मध्य प्रदेश आपके पास सही हो जाएगा। धुआंधर जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में आपके पास देखने को मिलता है। भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? लेटराइट है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, रेगुलर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है। रेगुलर मिट्टी क्या होता है? रेगुलर मिट्टी, रेगुलर मिट्टी कुछ होता ही नहीं है। ऑप्शन आपके पास दिए गए लेटराइट, जलोढ़ या फिर लाल और रेगुर। कपास की खेती की बात की जा रही है 69। तो 69 की अगर मैं बात करूं तो रेगुर मिट्टी, ऑप्शन डी ही आपके पास यहाँ पे सही होगा। रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपके मानी जाती हैं। आगे चलेंगे, भारत में किस प्रकार के कोयले का सर्वाधिक खनन होता है? एंथ्रासाइट, लिंगरासाइट, बिटुमिनस और पीट। ये आपके पास कोयले की क्वालिटी आपके बताते हैं कि किस कोयले में जो कितना कार्बन का प्रतिशत है, अलग अलग स्तर पे कितना प्रतिशत होता है। तो ये सारे कोयले के ही प्रकार है। एंथ्रासाइट कौन सा होता है, लिग्राइट कौन सा होता है, बिटुमिनस कौन सा होता है, पीट कौन सा होता है, सबसे अधिक कौन सा आपके पास जो है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है, जो सबसे गहराई में होगा। तो भारत में किस प्रकार के कोयले का जो है सर्वाधिक
खनन होता है? तो प्रश्न ये पूछा गया है। तो 70 की अगर मैं बात करूँ तो बिटुमिनस जो कोयला है इसका सर्वाधिक खनन भारत में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी राइट हो जाना था। अल नीनो धारा किस महासागर से निकलती है? अल नीनो, लालिनो, दो धाराएं हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस महासागर से निकलती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। 71 की अगर मैं बात करूं तो प्रशांत महासागर की धारा है। तो अल नीनो, लालिनो का जो प्रभाव है भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में कभी जो सूखा पड़ेगा, कभी जो आपके पास घोर बारिश हो जाएगी, इससे बाढ़ आने की स्थितियाँ आपकी रहती हैं। तो अल नीनो, लालिनो का ये जब आपके पास प्रभाव रहता है तो इसका यहाँ पे मुख्यतः असर आपके होता है भारत के जो है क्षेत्र में। कोलेरू झील किस राज्य में है? नई झील आपने सुनी होगी, कोलेरू झील। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर मैं बात करूं तो ये देखने को मिलती है आपके पास, ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी या सी या फिर डी। तो लगा लीजिए आप एक बार अपनी ओर से, जिनको पता है बिल्कुल ठीक है, जिनको नहीं पता है तो आंध्र प्रदेश आपके पास राइट हो जाएगा। 73, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा किस क्षेत्र का भाग है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की गई है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय या फिर आपके पास इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था में शिक्षा जो है किस क्षेत्र का भाग है? 73 की अगर मैं बात करूं तो तृतीय क्षेत्र के अंदर शिक्षा आपकी लिया जाता है। ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाना था। आगे चलेंगे आपके पास क्वेश्चन आपके पास से, किस योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो 14 बैंक नेशनलाइज आपके किए गए, ये किस एक योजना के अंतर्गत, कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी? ये आपने बताना है कि आप 40, 50, 60 या फिर 7 थी। तो 74 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके फोर्थ आपके पास 5 ईयर प्लान आपके चल रहा था। तो कब की ये बात है ये भी आपको पता होना चाहिए। कब यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया इन 14 बैंकों का, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1921, 1881, 1911, 1931। तो प्रथम जनगणना की अगर मैं बात करूं तो हालांकि नियमित तौर पे यहाँ पे पूछा गया है कि नियमित तौर पे जो है भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो कब देखने को मिली? तो यहाँ पे 1881 की ये बात है। और कौन थे आपके? रिपन थे। रिपन के समय की ये बात है, क्योंकि भारत के वर्षरे उस समय तत्कालीन वर्षरे आपके रहे। हालांकि जो है अनियमित की बात की जाए, पहली जो जनगणना है लॉर्ड मेयो के समय 1872 के आसपास आपके देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं बनता। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए का जो नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे? क्वेश्चन नंबर 76 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके पास फर्स्ट है, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर देखने को मिलते हैं। हालांकि आप में से कुछ स्टूडेंट ने तो 1 रुपए का नोट देखा नहीं होगा कुछ समय से, हो सकता है ऐसा। बाकी अब तो 1 रुपए का नोट आपके लगभग बंद ही है। मैंने भी आपके पास पिछले 5-6 वर्षों में तो नहीं देखा है। हाँ, लेकिन ये है कि जब स्कूल टाइम में थे तो उस समय आपके देखा था 1 रुपए का नोट। तो इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त मंत्रालय के सचिव द्वारा आपके किए जाते हैं। बैंक ऑफ मुंबई कब या फिर कहाँ पे बना है था? तो बैंक ऑफ मुंबई कब बना था ये आपने बताना है। तो बैंक ऑफ मुंबई है तो मुंबई में ही होगा, तो बना कब था? 1720, 1865, 1894 या फिर 1921। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसको जूम करना है और जूम कर देते हैं, बता दीजिए बैंक ऑफ मुंबई कब बना था। क्वेश्चन नंबर 77 का जो ऑप्शन फर्स्ट है 1720, ये आपके राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें से कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? फिलहाल आपने बताना इनडायरेक्ट की कौन सा यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर आपके रहेगा। आयकर है, निगम कर है, जीएसटी है या संपदा शुल्क है? इसमें से कौन सा आपके पास यहाँ पे अप्रत्यक्ष है? 78 की अगर मैं बात की जाए, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सी जो दिया था जीएसटी, ये आपके पास एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट आपके चलते हैं, 16 सिंधीदार किस हिमालय में आती हैं? तो 16 सिंधीदार हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल में हमीरपुर के आसपास का ये क्षेत्र है। 16 सिंधीदार आपने सुना होगा। अब ये किस हिमालय में आती हैं? लोअर हिमालय में, इनर हिमालय में, ग्रेट हिमालय में या ट्रांस हिमालय में? तो 79 के ऑप्शन आप देख लेंगे तो लोअर हिमालय का भाग है। तो ऑप्शन जो आपके फर्स्ट दिया था ये आपके पास यहाँ पे सही है। निम्न हिमालय के अंदर आपके पास ये क्षेत्र देखने को मिलता है। तो सभी को पता आपके पास होगा 16 सिंधीदार का। सोनापानी ग्लेशियर किस जिले में है? तो कुल्लू में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है। तो ये सोनापानी या सोनपानी ग्लेशियर भी इसको कहा जाता है।
तो किस जिले के अंदर देखने को मिलता है? कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। 80 की बात की जाए, ऑप्शन जो सी था लाहौल स्पीति आपकी राइट हो जाएगा। समय मैं कम दे रहा हूँ, इसी कारण कम दे रहा हूँ कि कम से कम समय में 150 क्वेश्चन हम पूरे कवर कर ले, ताकि आपके पास भी समय की बचत रहे और बाद में इसको देख लेना, विद ऑप्शन इसको सॉल्व कर लेना, बाकी इतना इनफ रहेगा आपके लिए। दीपक किस जिले का नृत्य है? बता देना, नया आपने सुना होगा, शिमला, सिरमौर, मंडी और चंबा। दीपक किस जिले का है? 81 की अगर मैं बात करूँ तो ये देखने को मिलता है चंबा में। ऑप्शन जो डी था राइट आपके पास है। नेक्स्ट चलेंगे आपके पास सावड़ा, जो सावरा कुड्डू जो विद्युत परियोजना है, सावरा कुड्डू जो विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? शिमला, किन्नौर, मंडी, लाहौल स्पीति। सभी को मैक्सिमम को आता होगा ये प्रश्न, तो यहाँ पे शिमला ऑप्शन जो फर्स्ट था निस्संदेह राइट आपके पास है। करेरी झील किस जिले में है? ये भी सभी को पता होगा। 83 की अगर मैं बात करूँ तो करेरी कहाँ है? तो कांगड़ा में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी, जो हिमाचल प्रदेश की जितनी इंपॉर्टेंट झील्स है, जितनी भी लेक्स है, जितनी झीलें हैं, सारी मैंने एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश की है। तो आपने क्या करना, HP जो है लेक ट्रिक करके एक वीडियो सर्च कर लेना, आगे लिख देना क्वालिटी लैंड पॉइंट। HP जो है लेक ट्रिक वीडियो क्वालिटी लैंड पॉइंट, आपके पास आ जाएगी वो वीडियो। तो कांगड़ा में आपके पास है, ताकि सारी झीलों में से कहीं से प्रश्न बने, गलत ना आपका हो। कहलोर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो कहलोर सभी को पता है, कहाँ की लैंग्वेज भी आपकी थी कहलोरी, बिलासपुर की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे किस कहलोर रियासत की स्थापना इसमें से किसने की थी? हरिचंद, वीरचंद, जयचंद, कीरतचंद। ऑप्शन आपके पास दिए गए। 84 की अगर मैं बात करूँ, वीरचंद यहाँ पे राइट आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन बी। जयंती माता मंदिर कहाँ पे है? नया प्रश्न आपके पास है। जयंती माता मंदिर आपके पास कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमीरपुर, ऊना, मंडी या फिर कांगड़ा। ऑप्शन आपके पास दिए गए। 85 की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर आपके पास कांगड़ा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान की बात की गई है। जगत सिंह नेगी, चंद्र कुमार, मुकेश अग्निहोत्री, अनिरुद्ध सिंह। 86 की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन आपने देख लिए हैं। ऑप्शन यहाँ पे चंद्र कुमार जो दिया गया है राइट भी आपकी हो जाएगा। आगे चलेंगे, हाल ही में किस जिले की चप्पल को GI टैग, GI जो आपके पास इंडिकेशन आपके दिया जाता है, किसके अंतर्गत ये दिया जाता है? पता होना चाहिए कब दिया है, किसने दिया है और किस जिले की चप्पल को दिया गया है। यहाँ पे हाल ही में जो आपके हिमाचल प्रदेश की एक चप्पल है जिसको GI भौगोलिक जो आपके पास टैग है ये आपको प्रदान किया गया है। बता दीजिए, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, किन्नौर। इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है कुछ ऐसे आपके हो सकते हैं इंक्लूड, बाकी करंट अफेयर अलग से पॉसिबल नहीं है आपको करवाना। तो 87 का जो बी है, चंबा जो आपके पास है, चंबा जिले की चप्पल है, उसको GI टैग अभी हाल ही में मिला है। हिमाचल प्रदेश के किस किसान को पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की किसान है, पद्मश्री अवार्ड से इसको नवाजा गया है। तो ललिता वकील, विद्यानंद सरेख है, नेक शर्मा है, बाबा इकबाल सिंह है। तो 88 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन आपके पास जो है नेकराम शर्मा, ये किसान है, इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन सी आपके पास राइट हो जाएगा। 89 पे चलते हैं। 89 आपके पास क्या है? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो है खिताब इनमें से किसने जीता है? भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। डेफिनेटली आपको पता होगा, एक तो ऑप्शन आप लगाओगे नहीं भारत, क्योंकि पता है भारत ने तो नहीं जीता है। बाकियों का अगर आपको नहीं भी पता हो, एटलीस्ट आपको भारत का तो लग ही गया पता। अब बाकी के आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपके बच गए हैं, तो 75% चांसेस है कि आप सही करो, बाकी 25% तो आपको पता है कि आपको भारत तो है ही नहीं। तो यहाँ पे इंग्लैंड आपके पास राइट होगा 89 का। तो 89 का सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंग्लैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, भारत का पूछा गया है, ध्यान रखना, भारत का पूछा गया है तो भारत का बताना है, यहाँ पे आपने हिमाचल का नहीं बताना है। तो 2011 की जो सेंसिस है उसके अकॉर्डिंग भारत का जो लिंगानुपात है वो जो आपके पास देखने को मिलेगा 940। ऑप्शन जो बी दिया गया यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये 940 जो ये अप्रोक्सीमेट है, वैसे आपके पास 943 भी आ सकता है, ये भी आपने ध्यान रखना, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन आपके पास है KP शर्मा ओली, दिनेश गोडवाना, पुष्प कमल दहल, शहबाज शरीफ।
नेपाल के प्रधानमंत्री की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 91 स्क्रीन पर आपके पास दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो राइट पुष्पकमल दहल। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक जो है इसका मुख्यालय आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा? अगर आपके पास इस तरह से लिखा होता फिर आपको समझ आ जाता। बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछा गया है, दिल्ली है, ढाका, काठमांडू, वर्मा, इनमें से कहाँ पे आपके पास है ये आपने बताना है। तो बिम्स्टेक की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन आपने देख लिए हैं, तो अगर आप ढाका लगा रहे हो तो बिल्कुल आपके पास सही है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का रैंक आपने बताना है। वर्तमान में अपडेटेड आपके आंकड़े हैं। 93 की बात की जाए, ऑप्शन आपके पास 102, 84, 101, 107। तो 93 में आपके पास ऑप्शन जो डी दिया है 107, ये आपके ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का रैंक आपके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बालक की सूचना प्रकरण क्षमता है तो क्या है? ज्ञात है, असीमित है, सीमित है, इनमें से कोई नहीं। अब आपके साइक्लिक सेक्शन आपका चल रहा है, तो 94 का आपने बताना है। 94 के ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन अगर आपके देखिए सीमित आपके सही सी आपके पास रहेगा, तो सीमित रहती है बालक की। ये तो मैंने आपके बहुत बार करवाए हैं प्रश्न, ये तो आ ही जाएंगे आपको। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को समझने से संबंधित बुद्धि है। अंतर्व्यक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, देशिक या फिर वाचिक। तो दूसरे के व्यक्तियों के व्यवहारों को समझना है तो किससे संबंधित है? ये बुद्धि का प्रकार एक है आपके पास, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। ये आपके हॉवर्ड गार्नर की जो थ्योरी है उसमें अलग अलग टाइप की बात की गई है कि हर व्यक्ति के पास अलग अलग तरह की बुद्धि हैं। तो वर्तमान में 8 आपके पास है, हालांकि 9 टाइप उन्होंने बताए हैं और पहले उन्होंने 7 बताए थे, लेकिन अभी सर्वमान्य आपके पास 8 है। तो उसमें से एक प्रश्न आपके पास है, हिंदी में समझ नहीं आ रहा होगा। दूसरे व्यक्तियों को व्यवहारों को समझने की जो बुद्धि है वो क्या कहलाती है? तो 95 का जो ऑप्शन फर्स्ट है अंतर्व्यक्तिक जो है ये आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो ऑप्शन जितने हैं उनको आपने कर देना नीचे, सभी के नीचे। तो 8 वर्षीय बालक है, 8 वर्ष का बालक है, मतलब कि क्रॉनिकल एज उसकी 8 वर्ष है। तो फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर दो। क्रॉनिकल एज 8 दी गई है, मेंटल एज आपको नहीं पता है, तो पहले आपके ऑप्शन में 4 रखना, फिर उसके बाद 5 रखना, फिर 6 रखना, फिर 7 रखना। अगर बात करूं यहाँ पे, तो अगर आप 6 रखेंगे तो 6 के अगर आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास बुद्धि लब्धि है वो यहाँ पे 75 आपके निकल कर आ जाएगी। इसको आपने एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। अर्थपूर्ण संवेदना क्या है? संवेग है, प्रत्यक्षीकरण है, अवदान है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो बी है प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी अर्थपूर्ण संवेदना क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, जो प्रत्यक्ष रूप से आप इसको परसेप्शन जो है समझ पाते हो, ये अर्थपूर्ण संवेदना आपकी रहती है। तो 97 का बी होगा आपके पास। बुद्धि व्यक्ति की समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति की सविवेक चिंतन और स्वदेशी व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। यह कथन किसका है? क्या बात की गई है? स्टेटमेंट आपके हैं, बुद्धि व्यक्ति की समग्र क्षमता है जिसके द्वारा सविवेक चिंतन करने, स्वदेशी व्यवहार करने, अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में जो है समर्थ होता है। तो ये कथन किसका है कि व्यक्ति जो है खुद ही आपके पास निकलने में संभव यहाँ पे हो पाएगा? वेस्लर, बीने, गिलफोर्ड, स्टर्न। 98 का आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है वेस्लर राइट हो जाएगा। किसने व्यक्तित्व के 16 PF अनुसूची का जो 16 के पर्सनैलिटी फैक्टर है ये पूछे गए? सिंपल सा प्रश्न है, कुछ इसमें है नहीं। 99 का सी केटल आपके पास राइट होगा। जिन्होंने साइकोलॉजी की ई बुक पढ़ी है उनको तो ये सारे आ जाने चाहिए, क्योंकि ये मैंने उनमें से इंक्लूड आपके किए हैं। पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो है नैतिकता का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का जो निर्धारण है क्या वो सामाजिक नियमों पे, सार्वभौमिक मूल्यों पे, दंड पुरस्कार पे, या इनमें से किसी पर भी नहीं? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास रहेगा 100 का आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। दंड और पुरस्कार पे यहाँ पे नैतिकता का निर्धारण देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्व पारंपरिक अवस्था है तो बताना है कि मॉरल डेवलपमेंट की किस थ्योरी से? आपने कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है हिंदी मीडियम में आपको समझ ना आ रहा हो।
सकारात्मक व नकारात्मक रूप से स्थायी व अधिगमित मूल्यांकन क्या है? पॉजिटिव जो नेगेटिव आपके पास जो परमानेंट जो अधिगमित वैल्यूएशन है, ये आपके पास क्या है? अधिगम है, क्या प्रेरणा है, अभिव्यक्ति है, या फिर आपके पास अभिक्षमता है? 101 का जो सी है अभिव्यक्ति आपके पास सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। जो आपके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इस पुस्तक के लेखक आपके पास कौन है? 102 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो सी है ये यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्राइड। मानवता बल देती है, मानवता किसके ऊपर बल देती है? 103 की अगर मैं बात करूँ तो मानवता जो बल देगी वो स्वयं को देगी, ऑप्शन जो डी है ये डी पर आपके पास संबंधित है, स्वयं को बल देती है। अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना क्या है? क्या ये समस्या समाधान चिंतन है, या संप्रदाय आत्मक चिंतन है, या परिवर्तित चिंतन है? इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 का सी यहाँ पे परिवर्तित चिंतन आपके पास कहलाता है, ऑप्शन सी। पहचान निर्माण क्या है? वयस्क अवस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है। तो एरिक्सन की थ्योरी के बारे में, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो है उसके बारे में जब भी हम बात करते हैं उसमें पहचान निर्माण की भी हम बात करते हैं कि कब व्यक्ति जो है, कब बालक जो है अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, तो वो आपकी किशोरावस्था की अवस्था में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन जो बी था यहाँ पे राइट हो जाना था। आगे चलेंगे। एरिक्सन का जो किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है तो क्या है आपके पास? उद्यमिता, घनिष्ठता, पहचान निर्माण, या फिर पहल? क्वेश्चन नंबर 106 की अगर मैं बात करें, एरिक्सन का जो किशोरों के लिए जो विकासात्मक कार्य था वो अपने लिए पहचान निर्माण था, तो ऑप्शन जो सी था राइट आपके पास हो जाना था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? 107 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आपके पास 8 हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन में 9 भी है, 7 भी है। 7 पहले थे लेकिन अब इसके 8 को मान्यता प्रदान है, हालांकि इसने अभी तो दे तो आपके 9 दिया है, 9 टाइप की बात करते हैं, लेकिन अभी जितने भी आपके पास पेपर हुए हैं टीचिंग एग्जाम के उनमें सभी में जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है अभी तक 8 ही अपडेट हुआ है, 9 अभी कहीं भी देखने को नहीं मिला है। दंड व पुरस्कार पर आधारित कोलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है तो आपके पास कौन सा है? उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, या फिर पारंपरिक? जो कोलबर्ग की जो थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने बताना है इसमें नैतिक विकास का जो स्तर है, दंड और पुरस्कार, ये किस पर आधारित है? वही वाला प्रश्न रिपीटेड है, 108 वही वाला क्वेश्चन आपके जो पहले हमने देखा था, ऑप्शन जो बी था पूर्व पारंपरिक में आपके देखने को मिलेगा, प्री में है आपके पास। अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग विद्यार्थी के शुद्ध आचरण की संभावना को क्या करेगा? तो अध्यापक द्वारा जो ऋणात्मक पुनर्बलन का जो प्रयोग है विद्यार्थी की शुद्ध आचरण की संभावना को क्या घटाएगा या बढ़ाएगा या यथावत रहेगा? इनमें से कोई नहीं। 109 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन आपके पास जो बी दिया है ये आपके इसकी संभावना को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध आचरण की जो आचरण की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, बेशक वो डर हो, बेशक जो स्थिर होकर बच्चे का पढ़ना हो, ध्यान से पढ़ना हो, तो यहाँ पे बढ़ेगा आपके पास। किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्थिति है क्या होगी? लक्ष्य के आकर्षण को आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, इसको क्या कहेंगे? प्रलोभन कहेंगे, आवश्यकता, अभिप्रेरक, अंतर्नोद। क्वेश्चन नंबर 110 में यहाँ पे प्रलोभन ऑप्शन बी फर्स्ट आपके पास यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, किसके कारण होते हैं? अभिप्रेरणा के कारण होते हैं, प्रत्यक्षीकरण के कारण, संवेग के कारण, या फिर अधिगम के कारण? तो 111 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है, जो स्थायी परिवर्तन हो गया आपके बिहेवियर में, आपकी लर्निंग आपके शो करते हैं, तो ये लर्निंग आपके पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की जो संभावना है ये क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन आपके पास देख लिया आपने, ऑप्शन सी अभिक्षमता आपके ये दर्शाती हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मैस्लो सिद्धांत में प्रथम सत्र की आवश्यकता, जो आपके पास मैस्लो की हायरार्की ऑफ थ्योरी है, इसमें पहली जो नीड है वो जब पूरी होगी तभी दूसरी पर चले जाएंगे। अब ये पहली नीड आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 113 का अगर आप बी देखें तो यहाँ पे जो आपके पास बी है जैविक की बात करते हैं। जैविक का मतलब क्या होगा? बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक जो है सेकंड पे आपके व्यक्ति नहीं जा पाएगा। मनोविश्लेषणात्मक या फिर मनोविश्लेषणवाद के अनुसार
व्यवहार की उत्पत्ति का आधार क्या है? अधिगम है, वातावरण है, स्व है या अचेतन प्रवृत्ति है? क्वेश्चन नंबर 141 की अगर मैं बात करूं तो अचेतन जो प्रवृत्तियां हैं ये मनोविश्लेषण के अनुसार जो है व्यवहार की उत्पत्ति का जो आधार है ये अचेतन अनकॉन्शियस में आपके पास जो देखने को मिलती है प्रवृत्तियां, तो ये आपके पास किसका है? व्यवहार की उत्पत्ति का आधार आपके माना जाता है। साइको एनालिसिस थ्योरी सिगमंड फ्राइड से वहाँ से ये प्रश्न आपके सीधा देखा गया है। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि, अवटु, जनन, अधिवृक्क या फिर पीयूष ग्रंथि। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख ग्रंथि रहेगी 115 की अगर मैं बात करूं तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि आप इसको कह लीजिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र में कौन होता है? अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में इनमें से अध्यापन विधि, अधिगमकर्ता, अध्यापक या फिर अध्यापन सामग्री। क्वेश्चन नंबर 116 का जो है राइट रहेगा वो बी रहेगा, अधिगमकर्ता। अब मैं भी थक गया हूँ बोल बोल कर, लेकिन 150 हमने कर ही लेने हैं आज, क्योंकि फिर अगली बार और दूसरे प्रश्न हम देखेंगे। एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। पेवलो के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की जो आवाज़ है ये क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो बेल आपके हैं ये क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक क्या है आपके पास? ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हिंदी में आपके समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर मैं बात करूँ 117 की, तो अनुबंधित उद्दीपक है, यानी कि आपके पास ये स्टिमुलस तो है लेकिन कैसा है? कंडीशनल स्टिमुलस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आपके पास हो जाएगा। आगे चलेंगे। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक है। दो कारक दिए थे उसने, कौन कौन से दिए थे? एक जी कारक था, एक एस था। जी जर्नल है, एस आपके पास स्पेसिफिक है। तो जर्नल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर आपके पास, यानी कि आपके पास क्या हो गया? सामान्य और विशिष्ट। तो 118 का अगर आप ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे सी देखने को मिलेगा, सामान्य और विशिष्ट। आगे चलेंगे। बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की जो बात करते हैं, 7 जो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं, क्या केटल करते हैं, गिलफोर्ड करते हैं, थर्स्टन करते हैं या थॉर्नडाइक करते हैं? तो यहाँ पे ये थर्स्टन की बात की गई। थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत आपके बताए हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाना था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने आयामी हैं? तो गार्डनर जो है कितने आयाम बताते हैं बुद्धि के, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 120 की अगर मैं बात करूं तो बुद्धि कैसी है? तो उनके अनुसार बहुआयामी है। मल्टीपल आपके पास इंटेलिजेंस है, मतलब कि बहुआयामी बुद्धि की बात करते हैं, ऑप्शन बी। व्यवहार की जो व्याख्या में सूचना पर आक्रमण को आधार बनाया गया है। तो किस तरह का आधार? संज्ञानात्मक, मानवतावाद या फिर विश्लेषणात्मक बाद में है, या फिर आपके पास व्यवहारवाद। व्यवहार में जो व्याख्या की सूचना पर क्या आपके पास प्रश्न है? फिर से पढ़ लेता हूँ। व्यवहार की व्याख्या में सूचना पर आक्रमण को आधार बनाया गया है। संज्ञानात्मक में, मानवतावाद में, मनोविश्लेषणवाद में या व्यवहारवाद में। 121 में ऑप्शन दिए गए हैं। तो संज्ञानात्मक वाद जो आपके पास पहला है, क्योंकि इसमें सूचना पर आक्रमण को आधार बनाया गया है, तो संज्ञानात्मक की बात की गई, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। आगे चलेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 121। अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण क्या रहता है? क्या जैविक कारण है, या वंचित कारण है, या आनुवंशिकी कारण है, या इनमें से कोई नहीं? तो 122 की अगर मैं बात करूं तो आनुवंशिक कारण एक रहता है, जो कि कम बुद्धि लब्धि का एक कारण आपकी बनता है, ऑप्शन सी। किन बच्चों पर जो है, कुछ बच्चों पर जो है अध्ययन करके जो है बुद्धि में वातावरण की भूमिका दर्शाते हैं। बच्चों पर किए गए अध्ययन जो है बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। किन बच्चों पर? क्या जुड़वा बच्चों पर किए गए थे, या गोद लिए गए बच्चों पर, या ए और बी दोनों पर? कुछ कौन थे आपके पास जिन पर जो है अध्ययन किया गया था, जो कि बुद्धि में जो है वातावरण की भूमिका को आपकी दर्शाते हैं? 123 के सी, ए और बी दोनों हुआ, जुड़वा लिए बच्चे और गोद लिए दोनों पर। अब आपके चल पड़ा यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन, और अब यहाँ पे आप भागने वाले हैं, ठीक है। यही भागना तो आपका जो है रह जाते हैं। तो 124 की अगर मैं बात करूँ, ही विल स्टे हेयर और फिल इन द ब्लैंक्स है मंडे।
तो ही विल स्टे हेयर बाय 8 टू और टिल, क्या आपके पास आएगा? ही विल स्टेट हेयर 124 की अगर मैं बात करूं टिल मंडे, कब तक? मंडे तक यहाँ पे ये स्टेयर करने वाला है, तो टिल आपके पास यहाँ पे आएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ग्रामर ग्रामेटिकल आपके पास ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, जस्ट आपको क्वेश्चन टू आंसर, ठीक है? बाकी आप इसको समझ लेना खुद से। द डॉक्टर गिव मी ए प्रिस्क्रिप्शन फिल इन द ब्लैंक्स माई कफ, अब किसके लिए? 4 माई कप, विद माई कप, 8 माई कप, या फिर आपके पास 2 माई कप। 125 में ऑप्शन जो 4 आपके पास फर्स्ट दिया है, तो किसके लिए? प्रिस्क्रिप्शन जो दी है 4 माई कप, मेरे लिए, ठीक है? के लिए जो है किसके लिए? 4 आपके पास के लिए आएगा ऑप्शन फर्स्ट। समवन इज वेटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द लाइब्रेरी, आउटसाइड द लाइब्रेरी, थ्रू द लाइब्रेरी, आउट ऑफ लाइब्रेरी, या फिर ऑफ लाइब्रेरी। तो 126 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। 127 देखेंगे, द अर्थ गोज फिल इन द ब्लैंक्स द सन, द अर्थ गोज टू सन, द अर्थ गोज ऑन सन, ऑन द सन, या फिर राउंड द सन, या ओवर द सन। तो अर्थ गोज जो है यहाँ पे राउंड द सन होगा, ऑप्शन जो सी है। सेंस आपने पकड़नी है, सेंस पकड़ के चलिए, राउंड द सन आपके पास राइट होगा। कंजक्शन से देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। ही इज नॉट विजिटेड दिल्ली, नॉट ऑल्सो लाहौर, एंड ऑल्सो लाहौर, बट ऑल्सो लाहौर, या और ऑल्सो लाहौर। ही नॉट ओनली विजिटेड दिल्ली बट ऑल्सो लाहौर, ऑप्शन जो सी है ये आपके पास सही होगा। जब यहाँ पे बट आप लगाएंगे तब आपके पास यहाँ पे समझ आपको आएगा। अब आपको लगेगा कि बट लट बट क्या आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं है, कंजक्शन आपके ऐसे ही लगते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। आपके पास थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंजक्शन को सेंस बनानी पड़ेगी, इतना जल्दी तो नहीं होगा जितना जल्दी मैं आपको कर रहा हूँ। अभी तो आपको जस्ट क्वेश्चन ही पढ़ रहे होगे आप, डायरेक्ट उतने आंसर मैं बता रहा हूँ। ध्यान से इसको देखना वीडियो के बाद। कंजक्शन होगी, प्रेपोजिशन होगी, आर्टिकल्स आपके पास होगी, मॉडल्स आपके पास होगी, तो इन सब से प्रश्न आपके बन जाते हैं। अभी देख लेते हैं अगला प्रश्न। द गर्ल वर्कड होम बाय हिमसेल्फ, fill in the blanks, she knew that it was dangerous despite, because of, all through, या and, क्या आपके पास आएगा? 129 में जो है यहाँ पे although आएगा, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यू प्रोसीड फर्दर। देखिए, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टिल यू प्रोसीड फर्दर, until you proceed further, before you proceed further, या unless you proceed further। तो ऑप्शन 130 का जो सी जो है वो आपके सही लग रहा है। क्या लग रहा है कि आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, तो ऑप्शन सी बिफोर यहाँ पे राइट हो जाएगा। यू में क्या है क्वेश्चन आपके पास? यू मे टेक दिस बुक, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट वन, ऑप्शन आपके पास है और, आर, एंड और एज। यू मे टेक दिस बुक और दैट वन, तो ऑप्शन जो है आपके पास 131 का ऑप्शन फर्स्ट और दैट वन। नेक्स्ट आपके पास है अल्टरनेटिव और कंप्लीट द इडम्स, तो इडम से भी प्रश्न बनने की संभावना है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। टू हर्ट समबडी फीलिंग, टू चीट समवन, समवन नहीं माफ कीजिएगा, टू चीट पीपल, टू बी अनडिपेंडेबल, टू ट्रस्ट अदर। टू प्ले फास्ट एंड लूज 32 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा? टू बी अनडिपेंडेबल, ऑप्शन जो सी ये राइट हो जाएगा। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी अनपेंडेबल, तो आपके पास अनडिपेंडेबल, ऑप्शन सी राइट आपके पास हो जाएगा। टू सेव वन फेस, ऑप्शन दिए गए हैं। टू हाइड हिमसेल्फ, टू अपोज, टू अवॉइड डिसग्रेस, या फिर टू प्रोटेक्ट। टू सेव वन फेस, ध्यान से समझना। 133 का जो है टू अवॉइड डिसग्रेस, ऑप्शन जो सी है ये आपके पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टू लिव फास्ट, टू लीड ए लाइफ ऑफ dissipation, to accomplish a purpose, to do a task hurriedly,
या फिर आपके पास टू यूज़ अप वंस इनकम एज फास्ट एज इट्स कम इन। तो अगर आप 34 की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। टू लिव फास्ट मीन्स कि आपके पास टू लीड लाइफ ऑफ डिसिपेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। टू स्पीक डेगर्स, तो टू अब्यूज समवन, टू इंडेगल इन वोरेशियस टॉक, टू स्पीक टू पर्सन विद हॉस्टिलिटी, नन ऑफ दीज। क्या आपके पास होगा 135? तो ऑप्शन जो सी है, टू स्पीक टू पर्सन विद हॉस्टिलिटी, तो आपके पास सी राइट है। वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, पीपल इन जो है राइट आपने बताना है, तो क्या आपके पास होगा? क्राउड होगा, गैदरिंग होगा, मॉब होगा, कंग्रीगेशन आपके पास होगा, क्या आपके पास होगा 136? तो सी आपके पास मॉब आपके पास यहाँ पे सही होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है आपके पास, गिव एक्सप्रेशन। मर्डर ऑफ अ किंग, अगर आप जो है मर्डर ऑफ ए किंग आपके पास क्या कहलाया जाएगा? अगर इसको एक ही वर्ड में इसको बताना है तो क्या कहलाया जाएगा? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसको कहा जाता है रेजिसाइड। ऑप्शन जो सी है ये आपके पास यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, अपोजिट मीनिंग ऑफ टू द वर्ड आपने देखने हैं, तो आपके पास कॉन्स्पिकुअस आपके पास पूछा गया है, तो क्या आपके पास होगा? ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी और डी। 138 आपके पास क्वेश्चन नंबर है, इसमें अगर आप बी लगाते हो ऑब्सक्योर, बिल्कुल आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। डिफेक्ट आपके पास हो, ऑप्शन बता दीजिए क्या होगा? सरप्लस होगा, सुपरफ्लोरस होगा आपके पास, एक्सप्लिसिट होगा, इम्प्लिसिट आपके पास होगा 139। तो ऑप्शन फर्स्ट सरप्लस आपके पास राइट हो जाएगा। 140 में देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास स्किल्ड है, प्रोफेशनल है, क्या आपके पास होगा इसमें से? 140 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन बी यहाँ पे प्रोफेशनल आपके पास, एमेच्योरिश आपके पास जो है प्रोफेशनल होता है, तो ऑप्शन बी परफेक्ट है आपके पास। क्या होता है 141 का अगर देखिए तो इसको कहते हैं इनपरफेक्ट, है ना। अपोजिट हम देख रहे तो परफेक्ट कोई है तो इम्परफेक्ट आपके पास, ऑप्शन सी। एग्रीमेंट आपके पास है, तो क्या आपके पास होगा? एग्रीमेंट आपके पास है, सप्लीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, इंक्रीज है, डिफेंड आपके पास है 142 का ऑप्शन बी। डिक्रीज आपके पास ऑप्शन बी। गेरुलस, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन सी क्वाइट सही होगा। 44 पे चलते हैं। 44, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच आपने देखना है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से प्रश्न आपके बन जाता है, एक प्रश्न बनता है। एक्टिव पैसिव से भी आपके प्रश्न बनता है, उसको भी देख लेना। तो आई सेड टू नंदिनी प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क, तो यहाँ पे राइट आपके पास क्या होगा? तो आई रिक्वेस्टेड, क्योंकि आई सेड टू नंदिनी तो रिक्वेस्ट वो कर रही है एक तरह से कि प्लीज़ आपके लग गया, रिक्वेस्ट है तो आई रिक्वेस्टेड नंदिनी, तो यहाँ पे कंजक्शन तो आपके लग ही जाता है, पता ही होगा। टू आपके लग गया है तो सभी में लगा है ये, तो टू जो आपके इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाने के लिए लगता है। टू हेल्प मी विद माई होमवर्क, तो ऑप्शन यहाँ पे तो फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट ही आपके पास सही है। बाकी को क्यों आपके ऑप्शन देखने, बाकी देख लेना आप। ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम फॉर मी। अब ही सेड टू मी क्या कह रहे हैं? ही सेड टू मी मतलब ही सेड टू मी, ही आस्क मी इफ, क्योंकि कैन लगा है तो आपके पास इफ कहेंगे, इफ आई कुड डू दोज सम फॉर हिम। तो ऑप्शन जो आपके पास फर्स्ट है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि मेरी और आपकी बात है, आपने ये किसी तीसरे को बतानी है, सिंपल सा ही है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही आपके सही है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम फॉर हिम। तो ये आपके पास ऐसे समझ नहीं आएंगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ऐसे समझने वाले ये है नहीं, इसको समझना पड़ता है ध्यान से, प्यार से। 146, आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टनली टेक यू द बेंगलोर दिस वीक। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 146 की अगर मैं बात करूँ तो सीधा आपके पास जो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। ठीक है, दिस का आपके दैट बन जाएगा। रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। अब देखिए 147 की अगर मैं बात करूँ तो सीधे आपके पास राइट पे आ जाएंगे, ऑप्शन जो सी था। रवि सेड टू द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम,
तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आगे भी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों इसमें चेंज होते हैं कंडीशन के हिसाब से, रिक्वेस्ट की जा रही है, कब पूछा जा रहा है, कब परमिशन ली जा रही है, ये सारी चीज़ें। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल मैसिव। मैसिव का आपने सिनोनिम्स बताना है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 148। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, हग आपके पास सही होगा, HUGE। आगे 149 डेफर का बताना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा डेफर का, 149 की अगर मैं बात करूँ तो आपकी पोस्टपोन, ऑप्शन डी आपके सही है। कैंसिल की अगर मैं बात करूँ तो कैंसिल का आपके पास 150 जो है क्या आपके पास रहेगा, तो एबॉलिश आपके पास रहेगा। और इसी के साथ आपके पास 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए क्लियर। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन आप जो है कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे ऐसी प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।